आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनको जानने के बाद आप कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि क्या मैं खुद जहां गया हूं वहां सेफ हूं या नहीं। बट उससे पहले लाइक बटन को थोड़ा अनसेफ फील करवाइए, उसके ऊपर उंगली दबाकर आप उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे बहुत सेफ रखूंगा, यकीन मानिए। साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में पिक मी लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस पहले इंसिडेंट को समझने के लिए हमें इजराइल के वेस्ट जेरूसलम में जाना पड़ेगा और यहीं पर टिप्योड नाम का एक इलाका है जहां पर 26 साल का कैरन और 24 साल की एसएफ डॉ नाम की लड़की अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। खुशियां इसलिए भी थी क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में इनकी शादी होने वाली थी। दोनों घरों के अंदर, लड़की वाले घर में भी और लड़के वाले घर में भी, सभी रिश्तेदार तैयारियों में लगे हुए थे क्योंकि ये शादी इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली थी। कैरन अपने माता पिता का इकलौता लड़का था तो उसके माता पिता एक्स्ट्रा ही कुछ ज्यादा एक्साइटेड थे घर में होने वाली इस पहली और आखिरी शादी के लिए। और फाइनली सभी ने मिलकर 24 मई 2001 का वो दिन रखा जिस दिन ये दोनों यानी कि कैरन और एसएफ दोनों की शादी होने वाली थी और सभी रिश्तेदार बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब शादी का दिन तो फाइनल किया जा चुका था बट अब ये शादी कहां पर होनी है वो वेन्यू भी तो डिसाइड करना था और इसीलिए दोनों परिवारों ने मिलकर यहीं वेस्ट जेरूसलम में वसाई नाम की एक बिल्डिंग के ऊपर वाला 3rd फ्लोर ये बुक करवा लिया। एक्चुअल में पूरी बिल्डिंग एक मैरिज पैलेस के जैसी है जहां हर फ्लोर पर अलग अलग शादियां करवाई जा सकती हैं। एक ही टाइम पर बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत सारे कमरे यहां पर बनाए गए थे और एक टाइम पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग मिलकर तकरीबन 2000 के आसपास लोगों को सर्व कर सकती थी। खैर दोनों परिवारों ने मिलकर इसी वसाई मैरिज पैलेस की 3rd फ्लोर को बुक करवा लिया, जिसके बाद कैरन के अलावा उसके माता पिता भी इस बिल्डिंग के मैनेजर से बात करने लग गए कि हाँ भाई बताओ हमारी शादी का पूरा प्लान कैसे रहेगा, कौन डेकोरेशन करेगा, कितना खर्चा आएगा और जो खाने पीने का सिस्टम होगा वो कैसे रहेगा, क्या टाइमिंग्स रहेंगी और कितने बजे तक हमें तुम्हारा हॉल खाली करना है। जिसके बाद इस बिल्डिंग के मैनेजर ने कैरन और एसएफ दोनों के ही परिवारों को समझा दिया अपना पूरा प्लान कि इस टाइम पर आपको आना है, इस टाइम तक हमारा एक खाने वाने का सिस्टम शुरू हो जाएगा, इस टाइम तक आप नाच गाना कर सकते हैं और बाकी जो भी रस्में हैं आप यहां निभा सकते हैं। बट इससे आगे का इंसिडेंट मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इजराइल आखिर बना कैसे था। तो जब सन 1948 यानी कि 1948 में इजराइल बना, उससे पहले इस इजराइल नाम के इलाके के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। लिटरली सारी जगह खाली पड़ी हुई थी, छोटे छोटे घर बनाए गए थे। बट अब जैसे ही इजराइल यहां पर बना, यहूदियों ने इसका एक अलग ही डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी के अंदर यहां पर बहुत सारे घर बनाए गए, बहुत सारी बिल्डिंग बनाई गई। बट इस सब काम के अंदर बहुत ज्यादा पैसा भी लग रहा था, बहुत ज्यादा लेबर फोर्स भी चाहिए थी और बहुत ज्यादा टाइम भी लग रहा था। अब एक देश को ग्रो करना है तो उसको बहुत तेजी से चलना पड़ेगा। ये जिस स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड से तो ये इजराइल नाम का नया देश बहुत पीछे रह जाता आज की बजाय। इसी वजह से यहाँ की सरकार भी बहुत ज्यादा परेशान थी कि हमारे देश की डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रही है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ खास जल्दी से ग्रो नहीं कर रहा, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। टाइम आ चुका था 1970s का जब फाइनली 1970 के अंदर एक नया बिल्डिंग बनाने का मेथड, एक नया कंस्ट्रक्शन का मेथड इन्वेंट किया गया जिसका नाम पालकाल मेथड रखा गया। ऑब्वियसली सभी इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा मेन टाइम बिल्डिंग बनाने में कहां पर जाता है। तो सभी का यही ध्यान गया कि जब हम किसी बिल्डिंग में छत का लेंटर लगाते हैं तो उसके अंदर वो सरिये वगैरह बिछाने पड़ते हैं और ऊपर से जब वो सीमेंट का माल डाला जाता है तो उसको सूखने में ही तकरीबन 1 महीने के आसपास का समय लगता है। इसी वजह से हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में बहुत पीछे रह चुके हैं और इसी का सॉल्यूशन बनकर पालकाल मेथड सामने आया जिसके अंदर यह बताया गया कि हम पहले से ही सीमेंट की बनी बनाई पतली पतली प्लेट्स किसी भी जगह पर रख दे तो वो छत का काम करेगी। अगर 4 दीवार लग चुकी हैं, ऊपर हमने सीमेंट की प्लेट रख दी तो वो छत बन जाएगी और इससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा जो लेंटर में लगने वाला था। और जैसे ये मेथड इजराइल के लोगों को पता लगा, ये वहां पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि हर जगह जहां पहले घर इस तरीके से जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम आज भी बनवाते हैं उस मेथड को छोड़कर ये पालकाल मेथड से लोग घर बनाने लगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस पालकाल मेथड के थ्रू खड़ी कर दी गई। कुछ ही महीनों के अंदर 14 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स तैयार हो रही थी। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और बिल्कुल इसी मेथड से 1970s के अंदर ही ये वसाई मैरिज हॉल भी बनाया गया था। इसके तीनों फ्लोर भी इसी पालकाल मेथड के थ्रू बनाए गए थे। बट हर बिल्डिंग को बनाने के लिए कैलकुलेशन तो लगती ही है, ऐसे ही नहीं कि हमने यहाँ ईंट लगाई और ऊपर लेंटर रख दिया, ऐसा नहीं होता। इस मैरिज हॉल को बनाने से पहले भी काफी सारी कैलकुलेशंस की गई जिसके अंदर ये सामने आया कि हम 3 फ्लोर इस पालकाल मेथड के थ्रू खड़े करते हैं और बराबर में इसके ही 2 फ्लोर और पालकाल मेथड के थ्रू खड़े करते हैं। बट ये जो 2 फ्लोर होंगे इनको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे और ये 2 फ्लोर ही साइड में खड़े हुए तीनों फ्लोर को थोड़ी सपोर्ट देंगे, ये उसके लिए सहारे के तौर पर काम करेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया था। ये तीनों फ्लोर बनकर तैयार थे, साइड में 2 फ्लोर और पालकाल मेथड के थ्रू बना दिए गए। बट ये जैसे ही बने तब ये मैरिज हॉल बहुत ज्यादा फेमस हो गया, इतना ज्यादा कि इसके मालिकों को लालच आ गया कि नहीं यार,
हमारी तो बिल्डिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, हमें एक और फ्लोर बनाना पड़ेगा। अब जहां पर ये 2 फ्लोर एक्स्ट्रा साइड में बनाए गए थे सिर्फ और सिर्फ मेन 3 फ्लोर्स को सहारा देने के लिए, उन 2 फ्लोर्स को भी इस्तेमाल किया जाने लगा और इसके अलावा इन 2 फ्लोर्स के ऊपर एक और फ्लोर तैयार कर दिया गया और उस फ्लोर को भी इस्तेमाल किया जाने लगा एज ए मैरिज पैलेस। और इसी नए नवेले बनाए गए 3rd फ्लोर के अंदर ही कैरन और एसएफ की अब शादी होने वाली थी 24 मई 2001 की रात को। 700 से ज्यादा लोग उन्होंने बुला रखे थे, अपने अपने रिश्तेदार, लड़का और लड़की दोनों की साइड के रिश्तेदार। तकरीबन 700 से भी ज्यादा लोग इस वसाई मैरिज पैलेस में पहुंच चुके थे। खाना वाना सब शुरू हो चुका था। मेन रिश्तेदार आगे स्टेज के पास बैठे हुए थे। खाने पीने की गोल गोल टेबल्स, उनके चारों तरफ कुर्सियां वो मैरिज पैलेस हॉल के बीच में ही लगाई गई थी ताकि सभी गेस्ट इन्हीं टेबल्स के चारों तरफ बैठ सकें। बट जैसे ही लोगों की भीड़ एकदम से बढ़नी शुरू हुई तो एक खाने वाली टेबल्स बहुत ज्यादा इलाका घेर रही थी, जिसके बाद इस बिल्डिंग का मैनेजर इस हॉल में आया। उसने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब नाच गाने का भी प्रोग्राम शुरू होगा, इतनी भीड़ के अंदर ये नाच गाना तो कर ही नहीं पाएंगे। जिस वजह से उसने आकर सीधा कारेन के पिता से बात करी कि हम ये जो खाने पीने की टेबल्स हैं इनको थोड़ा सा किनारे में लगा देते हैं, थोड़ा सा दीवारों की तरफ लगा देते हैं ताकि बीच में थोड़ी खाली जगह बच जाए और जो नाच गाने का प्रोग्राम करने वाले हैं वो आराम से हो पाए। कारेन के पिता को भी आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने कह दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी की सारी टेबल्स तुम थोड़ा दीवार के साथ सटा कर लगा दो ताकि बीच में जगह बच जाए। तकरीबन रात के 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। सभी लोग अब खाना पीना खा चुके थे और जो मेन गेस्ट थे वो अब सारे नाच गाने में लगे हुए थे। लड़की वालों की तरफ से लड़की यानी कि एसएफ खुद अपनी पूरी ब्राइडल ड्रेस में पहुंच चुकी थी मेन हॉल के अंदर। उधर से कारण भी अपने पूरे ड्रेस के अंदर मेन हॉल के अंदर पहुंच चुका था। दोनों सामने स्टेज के ऊपर आराम से कुर्सी पर बैठे हुए थे और जल्दी ही 10:30 बजे के आसपास इनको नीचे थोड़ा डांस वगैरह के लिए लाया गया। अब आप जो फोटो अपने सामने देख रहे हैं ये फोटो एसएफ की ही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो अपनी ब्राइडल ड्रेस के अंदर आराम से अपनी शादी को एंजॉय करते हुए डांस कर रही है। अब आपको भी पता है जब ऐसे दूल्हा और दुल्हन नीचे स्टेज के ऊपर डांस के लिए उतरते हैं तो आसपास काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है और कुछ ओवर एक्साइटेड लोग कुछ ज्यादा ही उछल कर उनके साथ नाचने लगते हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और बदकिस्मती से यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही ओवर एक्साइटेड लोग थे, कुछ तो क्या कहूं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्राइड और ग्रूम यानी कि दूल्हा और दुल्हन के साथ उछल कर नाच रहे थे। बट जो साइड में लोग खड़े हुए इन्हें देख रहे थे उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे लोग नाच रहे हैं वैसे वैसे जिस फ्लोर के ऊपर वो खड़े हैं वो फ्लोर थोड़ा सा बंप कर रहा है, थोड़ा सा उछल सा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई रबड़ का थोड़ी ना बना था, वो कंक्रीट का बना था, तो ऐसे उछल कैसे सकता है? जैसे ही उन लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि फ्लोर थोड़ा सा बंप कर रहा है, उछल रहा है, वो तुरंत थोड़ा साइड में गए। उन्होंने जाकर मैनेजर को पकड़ा और मैनेजर को बताया कि तुम्हारा फ्लोर थोड़ा सा बंप कर रहा है, उछल रहा है। मैनेजर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं भी जाकर देखता हूं नीचे क्या दिक्कत है। वो सेकंड वाले फ्लोर पर आकर ऊपर वाले फ्लोर की छत को देखने लगा कि आखिर ये इतनी छत हिल क्यों रही है। तो जैसे ही उसने नोटिस किया कि यहाँ कुछ दिक्कत है और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने नोटिस किया कि इस पोर्शन की सपोर्टिंग वॉल जो ऊपर 3rd फ्लोर को सपोर्ट कर रही थी बीच में, वो दीवार यहां से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले हटा दी गई थी और इसी वजह से ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो बंप कर रहा है। बट इस टाइम तक आते हुए भी मैनेजर ने कुछ नहीं किया। वो वहां से निकला, वापस 3rd फ्लोर पर गया, जाके देखने लगा कि और कोई दिक्कत तो वहां पर नहीं है। उसने वहां पर खड़े रिश्तेदारों को बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जनाब आराम से एंजॉय करिए अपनी शादी में, यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये बात सुनकर सभी रिश्तेदार बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गए, वो सारे जाकर एंजॉय करने लगे। बट उसके सिर्फ 10 मिनटों बाद डीजे वाले ने कोई ऐसा गाना चला दिया वहां का थोड़ा सा रॉकिंग पॉपिंग वाला कि उस गाने के चलते ही वहां खड़े लोग जो अभी तक थोड़ा उछल कूद कर रहे थे, आराम से उछल कूद कर रहे थे, उस गाने के चलते ही उन्होंने जोर जोर से कूदना शुरू कर दिया। और उसी टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो अपने घर से अपना कैमरा लेकर आए थे और उस कैमरे से शादी की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सामने लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इस गाने के ऊपर नाच रहे हैं। और तभी नाचते नाचते कुछ ऐसा हुआ जिसके ऊपर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं। पहले आप जरा उस इंसिडेंट की रियल वीडियो देख लीजिए। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। मैं आपको एक पूरी वीडियो तो यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑब्वियसली
कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। अगर आपको देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे ले सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं पूरी वीडियो लगा दूंगा स्टोरी में, या फिर आप मुझसे पर्सनली भी ले सकते हैं, मुझे पर्सनली डीएम करके। खैर, अब किसी को तो हार माननी ही थी। 700 लोग उस फ्लोर के ऊपर खड़े थे। वो फ्लोर थोड़ा बम्प कर रहा था, नाचते नाचते वो लोग कूदने लगे और हार मानी यहाँ पर फ्लोर ने। 700 में से 400 लोग जो इस फ्लोर के बिल्कुल बीच में खड़े थे, ये 400 के 400 लोग एकदम से फ्लोर टूटा और सारे के सारे लोग सीधा नीचे। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि यहाँ पर जैसे ही वो फ्लोर टूटा, यानी कि 3rd फ्लोर का फर्श था वो टूटा, वो फ्लोर सीधा 2nd फ्लोर पर आकर गिरा। उसके साथ 400 लोग भी नीचे गिरे, वो 2nd फ्लोर पर आकर गिरे। और जैसे ही वो सीधा 2nd फ्लोर पर आकर गिरे, 2nd फ्लोर का वेट बढ़ा, 2nd फ्लोर भी टूटा, वो 2nd फ्लोर सीधा 1st फ्लोर पर आकर गिरा। 400 लोग भी साथ में गिरे। अब ना सिर्फ 1st फ्लोर का फर्श टूटा, 1st फ्लोर सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरा। और इतना सारा मलबा, साथ में 400 से ज्यादा लोग उस पूरे मलबे के अंदर ऊपर से नीचे चीरते हुए बिल्डिंग को सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरे। अब इस टाइम पर लकी इंसान वही थे जो कोने में बैठकर उन डाइनिंग टेबल्स के ऊपर खाना वाना खा रहे थे, क्योंकि ये फ्लोर बीच में से टूटा था। बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर सीधा नीचे पड़ गया। और जो एज वाला था, जो किनारे वाला फ्लोर था जहां टेबल्स वगैरह रखी गई थी, वो टेबल पर बैठे हुए लोग बच चुके थे तकरीबन 300 के आसपास, और 400 के आसपास लोग सीधा नीचे गए और वो सारे के सारे इस पूरी बिल्डिंग के मलबे के अंदर दफन हो चुके थे। अभी तक कैरन और एसएफ की शादी जो बहुत खुशियों भरी थी, सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे, सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, वही शादी एकदम से इतनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल गई। सिर्फ सामने सभी को मौतें ही मौतें दिखाई दे रही थी। रात के 10:42 पर पहली कॉल वहां से एम्बुलेंस के लिए की गई और देखते ही देखते एम्बुलेंस की लाइन यहां पर लग चुकी थी। जितने भी लोग सामने दिख रहे थे उनको मलबे से निकाल कर बचाया जा रहा था। तकरीबन 300 के आसपास लोग अलग अलग एम्बुलेंस में भर कर आसपास के नजदीकी हॉस्पिटल्स के अंदर भर्ती करवाए गए। 2 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बट 2 दिनों बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन रिकवरी ऑपरेशन बन गया। तकरीबन 403 के आसपास लोग यहाँ जो फंसे हुए थे इनको बाहर निकाला गया, जिसके अंदर से 23 लोग तो मरे हुए पाए गए और साथ ही 380 लोग बहुत बुरी तरह घायल थे। जी हाँ, टोटल 23 लोग इस शादी के अंदर मरे और 380 लोग बच गए। लेकिन उनके अंदर जो डर बैठा पूरी जिंदगी भर उनको वो याद रहेगा। इस इंसिडेंट के बाद से ही पूरे इजराइल के अंदर पालकाल मेथड बैन कर दिया गया। उसके बाद कभी भी पालकाल मेथड के थ्रू कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई, और जितनी भी बनाई गई थी उनको भी अच्छे तरीके से रिपेयर किया गया। उनका ध्यान रखा गया कि आगे से इंसिडेंट दोबारा ऐसा ना हो और किसी की जान ना जाए। नाउ कम्स द सेकंड स्टोरी। मेरी इस दूसरी स्टोरी को समझने के लिए हमें रोमानिया के बुचारेस्ट में जाना पड़ेगा, और दिन था 30 अक्टूबर 2015 का। जी हाँ, 30 अक्टूबर की रात तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के आसपास यहीं बुचारेस्ट में बने हुए कलेक्टिव क्लब नाम के इस डिस्क बार के अंदर तकरीबन 500 के आसपास लोग इकट्ठा हुए। जी हाँ, जहां पर यह क्लब बनाया गया था, जिस फ्लोर पर यह क्लब बनाया गया था, वो फ्लोर पहले एक शू फैक्ट्री हुआ करता था, बट 2013 के अंदर आते आते वो शू फैक्ट्री ने काम करना वहां पर बंद कर दिया। उनका बिजनेस पूरा डूब चुका था, जिसके बाद ही यहाँ पर यह कलेक्टिव क्लब बनाया गया। और इसके बाद से ही ये क्लब इन लोकल आर्टिस्ट के बीच में इतना ज्यादा फेमस हुआ कि ना सिर्फ यहाँ पर अब लोकल आर्टिस्ट बल्कि पूरे देश से और पूरी दुनिया से बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आकर इस क्लब के अंदर परफॉर्म करने लगे। और 30 अक्टूबर की रात यहाँ पर ये 500 लोग अपने ही एक लोकल बैंड जिसका नाम गुड बाय टू ग्रेविटी था, उस बैंड को ही यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए इकट्ठा हुए थे इस क्लब के अंदर। और जिनके लिए ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, फाइनली वो पूरा का पूरा बैंड अब आ चुका था इस क्लब के अंदर। और आते ही सभी आर्टिस्ट लोगों ने अपना अपना सारा तामझाम स्टेज के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। अपने अपने ड्रम सेट वगैरह, वो कॉन्गो वगैरह, बिग ड्रम वगैरह, वो पियानो वगैरह, सारा कुछ वहां पर माइक वाइक लगाकर वो पूरा स्टेज अब सेट किया जा चुका था। बट इससे पहले कि आप इस इंसिडेंट को आगे समझे, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लब यहां पर सिर्फ 80 लोग ही कुर्सी डालकर बैठ सकते हैं, बट फिर भी यहां पर 500 के आसपास लोग, अब आप सोच कर देखिए, 80 लोग सिर्फ बैठ सकते हैं, बट 500 के आसपास लोग यहाँ पर अब जमा हो चुके थे। और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ही बाद में बताया कि ना सिर्फ यहाँ पर 500 बल्कि हमने तो देखा है कि जब और भी बड़े बड़े बैंड्स यहाँ पर आते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो 700 से 800 लोग भी इस क्लब के अंदर यहाँ शामिल होते हैं। वो खड़े होकर सारा कुछ देखते हैं। बेशक उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, बट इकट्ठा तो होते ही हैं। आज तो सिर्फ 500 ही हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आप कभी किसी डिस्क बार या फिर क्लब में गए हैं
मैं नहीं कह रहा कि आप गए होंगे, बट हाँ, अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि जहां भी मेन डोर जो होता है वो चाहे 2 पार्टीशन में खुलता हो, उसमें से सिर्फ एक ही दरवाजे को यूज में लिया जाता है, दूसरा दरवाजा तो परमानेंटली लॉक ही रखा जाता है। उसी मेन दरवाजे में से आधे दरवाजे में से लोग अंदर या फिर बाहर आ जा सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ इसी क्लब के साथ भी हो रहा था। इसके भी मेन दरवाजे पर 2 दरवाजे लगे हुए थे जो आपस में इस तरीके से कुछ खुल रहे थे, बट उनमें से एक दरवाजे को तो लॉक करके रखा गया था, जबकि दूसरा दरवाजा वो पूरा खुला हुआ था, उसके अंदर से ही लोग अंदर और बाहर आ जा रहे थे। अब ये पूरा बैंड अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज के ऊपर तैयार था। तो जैसे ही ये पूरा कॉन्सर्ट शुरू किया गया, उससे पहले इस शो के लीडर ने पूरी ऑडियंस को बताया कि हमने आप सभी के मनोरंजन के लिए पूरे क्लब के अंदर कस्टम लाइटिंग्स लगाई हैं। बहुत अजीब अजीब तरह की बहुत खूबसूरत सी लाइटिंग्स वगैरह लगाई गई हैं जो हमारे परफॉर्म करते टाइम ये इस्तेमाल की जाएंगे और आप इनमें अजीब ही इफेक्ट देखेंगे। इसके अलावा हमारा जो टावर लगा हुआ है, स्टेज के साथ उनका टावर लगा रहा, जिसके ऊपर वो लाइट्स वगैरह लगाई गई थी, उसी टावर पर हमने कुछ अनार वगैरह भी लगाए हैं। अनार आपने देखा होगा जो हम दिवाली पर लगाते हैं, उसमें आग लगाते ही वो फवारा सा चलता है चिंगारियों का, उसी को हम अनार कहते हैं। और ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक अनार इन टावर्स के ऊपर भी इंस्टॉल किए गए थे जो इस बैंड की परफॉर्मेंस में 4 चांद लगाने वाले थे। ये चीज सुनते ही वहां खड़े 500 लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि यार ये तो मजा आ जाएगा, इन सारी इफेक्ट्स के साथ, इन लाइटिंग्स के साथ, ये अनार वगैरह देखकर सॉन्ग सुनने में तो मजा आएगा। ये अनाउंसमेंट पूरी करते ही ये शो शुरू किया गया। पूरे बैंड ने अपना पहला गाना, जो कि अभी इनकी एल्बम आने वाली थी, उसी एल्बम का पहला गाना सभी लोगों के सामने गाया। सभी लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाई। तालियां बजाते ही साथ साथ में वो देख रहे थे कि वो लाइटिंग जो चारों तरफ लगाई गई हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा पहला गाना खत्म होते ही जो सामने अनार लगाए गए थे, इलेक्ट्रिक अनार जो बटन से चल रहे थे इलेक्ट्रिकली, वो अनार भी बहुत शानदार तरीके से सामने क्राउड की तरफ वो चिंगारियां फेंक रहे हैं और सभी को बहुत मजा आ रहा है उसमें। और रात के तकरीबन अब 10:32 का टाइम हो चुका था। इसी टाइम पर इस शो का दूसरा राउंड शुरू किया गया, मतलब अब दूसरा गाना इस पूरी भीड़ के सामने पूरा बैंड परफॉर्म करने वाला था। और जैसे ही 2-3 मिनटों तक ये गाना पूरा गाने के बाद ऑडियंस के सामने वो गाना जैसे ही खत्म हुआ, उसी टाइम पर वो लाइटिंग्स का भी शो शुरू किया गया और उसी टाइम पर ये अनार भी इलेक्ट्रिकली चलाए गए और इनके अंदर से निकलने वाली चिंगारियां सीधा ऑडियंस के ऊपर आकर गिर रही थी। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, ऑडियंस को इसमें मजा आ रहा था। वो अनार वाली चिंगारियां उनको कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। बट इसी बीच में इन 500 लोगों के बीच में 4 पिलर्स भी वहां खड़े हुए थे। ये कंक्रीट के पिलर्स पूरी बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए यहां खड़े किए गए थे और इन्हीं पिलर्स के ऊपर अकॉस्टिक फोम, आपने देखा होगा किसी भी म्यूजिक स्टूडियो में वो साउंड प्रूफिंग करने के लिए एक तरीके का फोम लगाया जाता है ताकि आवाज वहां पर जो भी चलाई जाए या फिर कोई अगर जोर से चिल्ला भी दे तो वो आवाज गूंजे ना, वहां पर जो गाना गाने के लिए आया है उसकी आवाज क्लियरली सुनाई दे। इसीलिए पूरे स्टूडियो की, पूरे क्लब की साउंड प्रूफिंग की जाती है और ऐसी ही साउंड प्रूफिंग इस क्लब में भी की गई थी। बट इन क्लब वालों ने स्टेज के सामने खड़े हुए चारों पिलर्स के ऊपर भी वो अकॉस्टिक फोम लगा दिया था और यहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। जी हाँ, जैसे ये सेकंड राउंड खत्म हुआ उसके बाद वो लाइटिंग्स चलाई गई, उसके बाद वो अनार चलाए गए और अनार से जैसे ही चिंगारियां सामने की तरफ निकली, वो सारी की सारी चिंगारियां अब सीधा इन पिलर्स के ऊपर जा रही थी और पिलर के ऊपर लगा हुआ था वो अकॉस्टिक फोम, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल चीज है, यानी कि ज्वलनशील चीज है। वो 1 सेकंड में एक चिंगारी से ही आग पकड़ सकती है और बिल्कुल यहां भी ऐसा ही हुआ। आप जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए। La mulți ani! Asta nu era un plan. Are cineva extintor? जी हाँ, मैं आपको अगेन यहाँ पर पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता। अगर आपको देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ देख लेना। खैर, इस वीडियो में आपने देखा कि स्टार्टिंग में जैसे ये अनार जलकर खत्म हुआ, सामने वाले पिलर पर लगे हुए अकॉस्टिक फोम ने आग पकड़ ली और जैसे ये आग पकड़ी उसके भी कुछ सेकंड बाद तक वो अकॉस्टिक फोम पर लगी हुई आग काबू करने के लायक थी। उस टाइम पर भी उसको कंट्रोल किया जा सकता था। और हैरानी वाली बात तो ये है कि उस लगी हुई आग को सभी ने देख भी लिया, बट फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। कोई सामने से जाकर पानी वानी उठाकर नहीं लाया, किसी ने भी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर वहां पर नहीं खोला। वो जस्ट सारे के सारे लोग इस आग को देख रहे हैं जैसे वो अपने आप बुझ जाएगी। अरे कोई हलवा थोड़ी ना है। और इसी का नतीजा इस पूरी भीड़ को अब मिलने भी वाला था। कुछ ही सेकंड्स में जो आग अभी उनको नॉर्मल सी
लग रही थी। स्टेज पर खड़े हुए बैंड वाले लोग भी बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल में आ जाएगी। बट उसी के कुछ सेकंड्स के बाद एकदम से इस आग ने इतना भयंकर रूप धारण किया कि वहां पर खड़े हुए लोगों के बीच में एकदम से भगदड़ मच गई। बदकिस्मती से इस पूरे क्लब के अंदर कोई फायर एग्जिट नहीं था जहां से लोग इस मुश्किल समय में अपना एग्जिट ले सके, कहीं और से भाग सकें। और दूसरी बात, कोई भी आग बुझाने वाला सिलेंडर भी यहां पूरे के पूरे क्लब में मौजूद ही नहीं था। तीसरी सबसे बड़ी बात, इस पूरे के पूरे क्लब की छत वुडन थी। जी हाँ, ऊपर कंक्रीट वाले लेंटर के नीचे पूरी की पूरी छत पर लकड़ी की प्लेट्स लगाई गई थी ताकि ये क्लब थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा दिखे। और जैसे ही इस ऑकास्टिक फोम ने आग पकड़ी, वो आग ऊपर बढ़ती बढ़ती सीधा लकड़ी तक पहुंची और पूरे के पूरे क्लब में फैल चुकी थी। और पूरे क्लब पर जहां जहां ये ऑकास्टिक फोम लगा हुआ था, उसने तो सेकंडों के हिसाब से आग पकड़ ली। बदकिस्मती से इस ऑकास्टिक फोम के जलने से बहुत ही जहरीली गैस, बहुत ही जहरीला धुआं उत्पन्न हुआ और ये सारा का सारा अब इन्हीं लोगों के सांसों में जाने वाला था जो इस पूरे भगदड़ में अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को पता था इस क्लब से निकलने का बाहर कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। और जो पीछे वाले लोग वहां खड़े थे, जो पहले से ही गेट के पास थे, वो तो तुरंत भाग भाग कर बाहर की तरफ हो लिए। बट जो आगे लोग खड़े थे स्टेज के पास, उनको भागने में, उनको अपनी जान बचाने में अभी बहुत टाइम लगने वाला था। और अभी तो सबसे दिल दहला देने वाला मोमेंट आना बाकी था। जी हाँ, जैसे ही ये भगदड़ मची, लोग बाहर की तरफ जाने लगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि उस पूरे क्लब का सिर्फ एक ही दरवाजा खोला गया था। दोनों में से वो जो मेन डोर था, उस मेन दरवाजे में से सिर्फ एक ही खोला गया था। तो जैसे ही ये पूरी की पूरी भीड़ उसकी तरफ भागी, अब 500 लोग एक बार में तो उस छोटे से दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए भगदड़ के अंदर कोई किसी के सिर के ऊपर पैर रख रख कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम पर कोई भी गलत नहीं था, सबको अपनी जान प्यारी है। तो जैसे ही ये भीड़ उस दरवाजे की तरफ भागी, कुछ लोग बाहर निकल पा रहे हैं, कुछ वहीं पर फंसे हुए हैं। और इसी वजह से दूसरे दरवाजे के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना कि उसके लॉक सिस्टम टूट गया। और जैसे ही वो लॉक सिस्टम टूटा, उसी टाइम पर बहुत सारी ताजी हवा सीधा इस क्लब के अंदर आई। और ना सिर्फ वो अंदर आई, बल्कि अंदर लगी हुई आग को उसने और ज्यादा भड़का दिया। जी हाँ, अंदर पहले ही टॉक्सिक गैस यानी कि जहरीला धुआं मौजूद था, बट अंदर नई ताजी हवा आने की वजह से ऑक्सीजन साथ में आई और उस ऑक्सीजन ने अंदर लगी हुई आग को और ज्यादा भड़का दिया। सोचकर देखिए, सारा का सारा जो कांड अभी हुआ, जो मैंने आपको बताया, वो सारा का सारा होने में सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट का टाइम लगा। 1 मिनट के अंदर ही इतना कुछ हो गया कि लोगों को समझ ही नहीं आया करे तो करे क्या। बदकिस्मती से इस आग को लगे हुए अभी 1.5 मिनट भी नहीं हुआ था, ये सारी की सारी आग इस पूरे क्लब में फैले हुए तारों तक पहुंच गई और जल्दी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे पूरे क्लब की बिजली जा चुकी थी। सारा अंदर अंधेरा हो चुका था और लोग जो भी अपनी जान बचाने की किसी तरीके से कोशिश कर रहे थे, उस धुएं को चीरते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे, उनको रोशनी में कुछ तो दिखाई दे रहा था। बट अब जैसे ही घुप अंधेरा हुआ, अब उनको सामने सिर्फ कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उनको सामने अपनी मौत ही दिख रही थी। आप बस यहाँ खुद को रख कर देखिए, आप किसी क्लब के अंदर हो, ऐसे ही जहां कहीं बाहर जाने का कोई और रास्ता ना हो, वहां आग लग जाए और आपको वहां से बाहर निकलना है। आपको पता है यहाँ जहरीला धुआं मौजूद है, यहाँ पर कोई भी आपके ऊपर पैर रखकर जाने के लिए आगे तैयार बैठा है, अपनी जान सभी को प्यारी है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप भी सभी को चीरते हुए आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, एग्जिट करेंगे। यहाँ सभी लोग जो कर रहे थे वो अपने आप में सभी ठीक थे। बट बदकिस्मती से अंदर जैसे ही वो दूसरा दरवाजा खुलते ही नई ऑक्सीजन आई, नई हवा आई। उस हवा के आने की वजह से अंदर लगी हुई आग और ज्यादा भड़की। अब आप सोच कर देखिए, क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास भी करेंगे कि अंदर का टेम्परेचर इस आग लगने की वजह से तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका था। आग लगने के तकरीबन 11 मिनटों बाद पुलिस की गाड़ियां और साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी थी। एम्बुलेंस भी धड़ाधड़ यहां आई जा रही थी। तकरीबन 500 लोगों की भीड़ में से 150 लोगों को एम्बुलेंस के अंदर भर भर कर नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था कि कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ है, कौन कितना ज्यादा घायल है, किसको कितनी ज्यादा चोट पहुंची है। अब आप सोच कर देखिए, मई 2015 के अंदर ये आग लगी थी, बट इसके अंदर मौजूद लोग जो पीड़ित थे, जिनको आग से नुकसान पहुंचा था, उनका इलाज आने वाले 1, 1.5, 2 सालों तक चला। जी हाँ, मार्च 2017 तक आते आते यहां पर इस इंसिडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या 64 पहुंच चुकी थी। सोचकर देखिए आप, 500 में से 64 लोग अपना इलाज करवाते हुए या फिर मौके पर ही अंदर दम तोड़ चुके थे। और साथ ही वो बैंड जिसको देखने के लिए सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस बैंड का भी सिर्फ एक ही मेंबर एंड्रे ग्लूट वही सिर्फ बचा, बाकी पूरा का पूरा बैंड जलकर राख हो चुका था। उसके सारे मेंबर्स मारे जा चुके थे। बाद में जब इस इंसिडेंट की जांच की गई तो यही सामने आया कि उस अनार की वजह से इसमें आग लगी। साथ ही ये क्लब ओवर का भी ओवर क्राउडेड था। 80 लोगों की जगह 500 लोग इसमें भीड़ लगाकर अपनी ये परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हुए थे। खैर, सारा का सारा ब्लेम इस क्लब के ऊपर डाला गया, जो कि ऑब्वियसली सही भी था।
जिनका कोई भी प्लान नहीं था अगर आग लग जाए तो कहाँ से भागना है, ना ही कोई आग बुझाने वाला सिस्टम क्लब के अंदर इंस्टॉल किया गया था, तो ऑब्वियसली ब्लेम तो उनके ऊपर जाना ही था। एट द एंड इसमें बहुत बड़ा जुर्माना क्लब के ऊपर लगाया गया, जिसमें पीड़ितों को वो जुर्माना दिया गया, ऑब्वियसली दिया गया। बट अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी ही किसी जगह पर जाते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले जाकर नई जगह को जानने की कोशिश करिए कि इमरजेंसी में हम यहाँ से कहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हम जहाँ पर भी खड़े हैं सोचकर देखिए, वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बुरा ना मानो कहीं पर भूकंप ही आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसी सिचुएशन में कहाँ से अपने आप को बचा सकते हैं, कहाँ से भाग सकते हैं। साथ ही आपके साथ जितने भी आपके परिवार वाले या फिर यार दोस्त गए हुए हैं उनको भी पहले ही बताइए कि देख फायर एग्जिट वो रहा, इमरजेंसी अगर हो जाए तो वहां से भागना है, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाए। अब ये जो 2 इंसिडेंट मैंने आपको बताई, ये क्या सोचकर थोड़ी ना गए थे, ये तो सारे एंजॉय ही करने गए थे। बट एट द एंड क्या हुआ, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज तक होता आया है, आज भी होगा और आने वाले टाइम में भी होगा। परफेक्ट कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। आप खुद को किस तरीके से बचा कर रखते हैं, कोई सामने वाला आपकी जान की चिंता नहीं करेगा, आपको अपनी जान खुद ही बचानी पड़ेगी। खैर, आपको इन दोनों इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी स्टोरीज को इंटरेस्टिंग रील्स में देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों वीडियोस की भी बैक स्टोरीज वीडियोस आप मुझसे ले सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर ले। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट हर्षवर्धन को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।